जय हिंद। आज मैं आप लोगों को द्विघात समीकरण का हल पूर्ण वर्ग विधि से किस प्रकार करते हैं उसको मैं आज बताऊंगा। इससे पहले मैंने गुणनखंड विधि से किस प्रकार हम द्विघात समीकरण को हल करते हैं, उसका हल प्राप्त करते हैं, उसको मैं बता चुका हूं। जिन्होंने उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो कृपया देख लेंगे। और मेरे चैनल को यदि कोई स्टूडेंट सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया कर ले, ताकि आप लोगों को नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पूर्ण वर्ग विधि से द्विघात समीकरण का हल किस प्रकार करते हैं। ये दो उदाहरण है। इस दोनों उदाहरण से मैं पूर्ण वर्ग विधि से किस प्रकार द्विघात समीकरण का हल प्राप्त करते हैं उसको बताऊंगा। तो पहले स्टेप्स देख लीजिए क्या क्या स्टेप्स होता है। सबसे पहले हम दिए गए द्विघात समीकरण के अंतिम पद है, वो अचर जो वाली पद है, सी वाली जो पद है, उसको सबसे पहले पक्षांतर करेंगे, याद रखेंगे। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सबसे पहले याद रखेंगे जो अंतिम पद है, अचर पद है, सी वाली जो पद है उसको पहले पक्षांतर करेंगे। पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप में एक्स स्क्वायर के गुणांक को 1 के इक्वल करेंगे, 1 के बराबर करेंगे। यदि इस उदाहरण में देख लीजिए, सबसे पहले तो हम अंतिम जो पद है अर्थात 10 को पक्षांतर करेंगे। पक्षांतर करने पर चिन्ह जो है बदल जाता है, तो 10 धन 10 है तो पक्षांतर करेंगे, ऋण 10 हो जाएगा। और आगे और बताएंगे। उसके पश्चात सेकंड स्टेप में एक्स स्क्वायर के गुणांक को 1 करेंगे। अर्थात यहाँ पे यदि 3 है तो 1 कब होगा, जब हम इसको 3 से भाग करेंगे, 3 3 कट जाएगा, यहाँ पे 1 प्राप्त होगा। तो दोनों पक्षों में हम 3 का भाग कर देंगे तो एक्स स्क्वायर गुणांक जो है वो 1 हो जाएगा। यदि 2 है, इस उदाहरण में देख लीजिए, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब एक है तो 1 पहले से है तो इसको कुछ भाग करने की जरूरत नहीं है, 1 लाने की जरूरत नहीं है, 1 ऑलरेडी पहले से है। उसके पश्चात एक्स के गुणांक को 1 करने के बाद जो हमको एक्स जो गुणांक है उसको देखेंगे। एक्स के गुणांक जितना भी रहेगा उसका आधा करेंगे, आधा करने के बाद उसका वर्ग कर देंगे। याद रखेंगे, फिर से सुन लीजिए। एक्स का जो गुणांक है उसको आधा करेंगे, आधा करने के बाद उसका वर्ग करेंगे और जितना आएगा उसको दोनों पक्षों में जोड़ देंगे। इसको आगे करेंगे। एक्स के गुणांक को आधा कर वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ना, मतलब दोनों पक्षों में उसको जोड़ेंगे। चौथा स्टेप में क्या करेंगे, जो हमको मध्य पद आएगा, 3 पद आएगा, 3 पद में जो मध्य पद रहेगा उसको 2ab के रूप में हमको व्यवस्थित करना है। उसको हम 2ab के रूप में व्यवस्थित करेंगे। पांचवा स्टेप है, इसके पश्चात 2ab के रूप में मध्य पद को व्यवस्थित करने के पश्चात हम सर्वसमीका का उपयोग करेंगे। तो 3 सर्वसमीका होता है, उसमें से हमको 2 सर्वसमीका का उपयोग करना है, एक प्लस वाली और एक माइनस वाली। तो इसमें प्लस वाली उपयोग होगा और इसमें माइनस वाली। तो हम इस अगला जो स्टेप है सर्वसमीका का उपयोग करते हुए उस जो भी पद रहेगा उसको पूर्ण वर्ग के रूप में लाएंगे। उसके बाद फिर एक्स का हम मान निकालेंगे, वही जो है वो द्विघात समीकरण का हल होगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इसके बाद मैं मिटाऊंगा इसको। चलिए इस दोनों उदाहरण के माध्यम से हम पूर्ण वर्ग विधि से द्विघात समीकरण का हल किस प्रकार निकालते हैं उसको समझाने का प्रयास करूंगा। तो 5 स्टेप को याद रखेंगे। चलिए पहला देखते हैं, दिया गया वर्ग समीकरण है 3x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 10 इक्वल टू 0। सबसे पहले मैं बताया था जो अंतिम पद है, अचर वाली जो पद है, सी वाली जो पद है, उसको हम पक्षांतर करेंगे। चलिए करते हैं। 3x स्क्वायर प्लस 11x इक्वल टू प्लस 10 का पक्षांतर करेंगे, -10 हो जाएगा, ऋण 10। पक्षांतर का चिन्ह बदल जाता है, ये हो गया। उसके पश्चात सेकंड स्टेप में लिखा था यहाँ पे, सेकंड स्टेप में एक्स स्क्वायर के जो गुणांक है उसको 1 के इक्वल करते हैं, 1 करेंगे।
एक करने के लिए यहाँ पे 3 है, एक्स स्क्वायर गुणांक यहाँ पे 3 है तो 3 का भाग करेंगे, 2 है तो 2 का भाग करेंगे, 4 है तो 4 का भाग करेंगे। एक्स स्क्वायर का गुणांक जितना भी रहेगा एक करने के लिए उतने से ही हम भाग कर देंगे। चलिए दोनों पक्षों में 3 से भाग देने पर चलिए क्या हो जाएगा 3x² बट्टा 3, इसमें भी 11 बट्टा 3 कर देते हैं, x इक्वल टू ऋण 10 बट्टा 3, दोनों पक्षों में भाग कर दिए। अब चलिए इसको कटा देते हैं, ये 3 3 कटा, x² आया प्लस 11 बट्टा 3 इंटू एक्स इक्वल टू -10 बट्टा 3, ये आ गया। सेकंड स्टेप समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगला स्टेप क्या करते हैं, यहाँ पे तीसरे स्टेप में क्या होता है, जो x का जो गुणांक है याद रखेंगे, x पहला हम इसका इस पद का उपयोग करेंगे, इस पद का उपयोग करेंगे, इस पद का उपयोग हम पक्षांतर करेंगे पहले, उसके बाद यहाँ पे आ जाइए ये वाले इसका उपयोग करेंगे, x² गुणांक 3 को हम 1 करेंगे, उसके बाद अब x के गुणांक को कैसा करते हैं देख लीजिए, x के गुणांक को हम पहले आधा करेंगे, आधा करने के बाद उसका वर्ग कर देंगे, उसके बाद दोनों पक्षों में जोड़ देंगे। चलिए 11/3 का आधा करो, आधा मतलब होता है 2 से भाग, आधा करना मतलब 2 से भाग, 2 से जब भाग करेंगे तो 2 का ही 3 के साथ गुना हो जाता है, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 11/6 हमको प्राप्त हुआ। अब 11/6 का हम वर्ग कर देंगे तो इस प्रकार प्राप्त होगा 11/6 पूरे का वर्ग। अब यहाँ पे 6 कैसा हुआ, यहाँ पे इन दोनों का गुणा कैसा होता है, छोटा सा उदाहरण के माध्यम से समझाता हूं। जैसे यहाँ पे आधा हो रहा है, कोई भी संख्या है, जैसे हमको 1 है, 1 का हमको आधा करना है, ये हो गया आधा, ये जो है आधा होगा, 1/2 होगा। अब फिर से उसको आधा करना है, आधा मतलब 2 से भाग, तो इसको फिर से हमको यहाँ पे हमको आधा प्राप्त हुआ है, उसको फिर से आधा करना है, मतलब ये आधा, तो ये वाली जो भाग होगा, ये वाली जो भाग होगा, ये वाली भाग वो क्या होगा, 1 निश्चित रूप से 1/4 होगा, 1/4। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इन दोनों का गुना हो रहा है, मतलब 1/4 याद रखेंगे, इन दोनों का गुना हो जाता है। तो 11/3 है तो 11/2 का भाग करेंगे एक, तो 11/6 हो जाएगा। मान लो यहाँ पे 2/5 है, इसका 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पे 2 और 2 यहाँ पे याद रखें कट जाएगा, आगे उदाहरण में देखेंगे। चलिए अब दोनों पक्षों में 11/6 पूरे का वर्ग जोड़ने पर एक बार पुनः देख लीजिए। तीसरे स्टेप में हमको क्या करना है, x का जो गुणांक होगा, यहाँ पे x का गुणांक 11/3 है, उसका 2 से भाग करेंगे तो 11/6 प्राप्त होगा, 11/6 को वर्ग करेंगे तो 11/6 पूरे का वर्ग हो जाएगा, इसको दोनों पक्षों में जोड़ देंगे। चलिए इसको मिटा देता हूं, x² प्लस 11/3 इंटू एक्स इक्वल टू प्लस 11/6 पूरे का वर्ग इक्वल टू -10/3 11/6 पूरे का वर्ग। चलिए तीसरा स्टेप हो गया, अब आगे चलते हैं चौथा स्टेप की ओर। अब चौथा स्टेप में क्या करना है, हमको जो मध्य पद है उसको 2ab के रूप में लिखना है, क्योंकि हमको सूत्र का उपयोग करना है। चलिए यहाँ पे सूत्र लिख देता हूं, a प्लस बी पूरे का वर्ग बराबर a का वर्ग प्लस 2ab प्लस b का वर्ग, याद रखेंगे। ये हमको a हमको प्राप्त हो गया, a के स्थान पे x है तो a बराबर x हो जाएगा। b हमको पता चल गया, b क्या है, 11/6 जो है वो b के इक्वल है, b के बराबर है, तो हमको a पता चल गया, b पता चल गया, तो बीच वाले पद को 2ab के रूप में हमको व्यवस्थित करना है इसको। तो इसमें तो 2 नहीं है, या फिर यहाँ पे विषम संख्या है, विषम संख्या गुणनखंड नहीं निकाल सकते, यहाँ पे 2 गुणित
तो इसमें से हम नहीं निकाल सकते। तो क्या करेंगे, हम ऊपर नीचे 2 का गुना करेंगे और 2 का भाग कर देंगे, क्योंकि हमको 2 ए भी लाना है, इसलिए 2 का ऊपर नीचे गुना कर देंगे या भाग कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 2/2 लिख सकते हैं यहाँ पे, इंटू 10 11/3 इंटू एक्स प्लस 11/6 पूरे का वर्ग। इसको 10 ये इसको वर्ग कर देते हैं, चलिए 121 हो जाएगा। 11 का वर्ग, 6 का वर्ग, पूरे का वर्ग इसलिए अंश का भी वर्ग करेंगे और हर का भी वर्ग करेंगे, तो 6 6 का 36, 6 का वर्ग हो जाएगा। अब यहाँ पे 2/2 क्योंकि 2 कट जाएगा, वही ऊपर आ गया, तो इसलिए किए हैं क्योंकि हमको इसको 2ab के रूप में, पूरे a का वर्ग धन 2ab धन b के वर्ग के फॉर्म में हमको लाना है, इसलिए यहाँ पे 2 लाए हैं। और 2 ऊपर गुना किए हैं तो 2 का नीचे भाग किए हैं, दोनों कर जाएगा, वही आ गया, याद रखेंगे। चलिए अब इसको 2ab के फॉर्म में लिख देते हैं, x का वर्ग प्लस 2, ये हमको पता है क्या है, इसको व्यवस्थित करना है हमको 2ab के फॉर्म में, तो 2 हो गया। उसके बाद हमको पता है a जो है a x की इक्वल है, इसलिए x हो जाएगा। b के इक्वल क्या है, यहाँ पे तुलना किए हैं, इन दोनों की तुलना किए हैं, तो b के स्थान पे 11/6 है, तो 11/6 कर देते हैं। तो इस प्रकार 2 इंटू 2 इंटू 11/3 इंटू एक्स को हम इस प्रकार व्यवस्थित किए हैं, वही आता है कि देख लेते हैं यहाँ पे। ये 2 हो गया, बाकी 11/3 दूनी 6, ये 3 दूनी 6 आ गया। 100 को इधर लिखे हैं, क्योंकि 100 को इधर क्यों लिखे हैं, क्योंकि हमको 2ab के रूप में हमको लिखना है, क्योंकि a जो है वो x के इक्वल है, इसीलिए इसको बीच में लाए हैं, क्योंकि a जो है वो बीच में है, प्लस बाकी 10 10 11/6 पूरे का वर्ग। इसको हल कर लेते हैं, 3 और 36 का एलसीएम लघुत्तम आएगा 36 को 3 से भाग करेंगे, 12 3 36 12 आएगा, 12 दहम 120 ऋण 120 हो जाएगा, प्लस 36 को 36 से भाग करेंगे, 1 आएगा, 1 को 121 से गुना करेंगे तो 121 आएगा। चलिए अब यहाँ पे सूत्र लगाएंगे, इस फॉर्म में आ गया, देख लीजिए, a का वर्ग धन 2ab प्लस b का वर्ग 11/6, b का वर्ग आ गया, तो a के इक्वल यहाँ पे x है और b के इक्वल 11/6 है। तुलना कर सकते हैं यहाँ पे चाहो सूत्र लिख सकते हो, या सीधा सीधा x ये विस्तारित रूप है, इसका संक्षिप्त रूप जो होगा a प्लस b पूरे का वर्ग हो जाएगा, तो a के स्थान पे x है तो x लिखेंगे, उसके बाद प्लस है b के स्थान पे देख लीजिए 11/6 है तो 11/6 हो जाएगा, पूरे का वर्ग हो जाएगा, ये पूरे का वर्ग है, इसका पूरे का वर्ग करेंगे, ये पूर्ण वर्ग, इसलिए इसको बोला जाता है पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग हो गया, अब इसको 121 में 120 घटाएंगे, 1 आ गया, 1/36 हो जाएगा। चलिए अब वर्ग को पक्षांतर करेंगे, 11x धन 11/6 बराबर धन ऋण वर्गमूल 1/36 हो जाएगा। उसके बाद वर्गमूल 1 और 36 का वर्गमूल ले लेते हैं, ये x प्लस 11/6 प्लस माइनस 1 का वर्गमूल 1 और 36 का वर्गमूल 6। एक बार धन चिन्ह लेंगे, एक बार ऋण चिन्ह लेंगे, धन चिन्ह लेने पर ऋण चिन्ह लेने पर तो 11 पक्षांतर कर देते हैं, और ये हो गया धन लेंगे, चिन्ह लेंगे, धन चिन्ह, ये धन चिन्ह, एक बार और पक्षांतर करते हैं इसको, उसके बाद धन चिन्ह लेंगे, तो क्या आ जाएगा देख लीजिए, x इक्वल टू प्लस का माइनस हो, माइनस 11/6 धन ऋण 1/6। इस प्रकार हम इस 11/6 को पक्षांतर करें, धन का ऋण हो गया, बाकी वही 10 का 10। अब चलिए एक बार धन चिन्ह लेंगे, एक बार ऋण चिन्ह लेंगे, धन चिन्ह लेने पर ऋण चिन्ह लेने पर, चलिए इसका चिन्ह याद रखेंगे, ये वाले चिन्ह अलग अलग लेंगे, एक बार धन लेंगे, एक बार ऋण लेंगे, ये 10 का 10 रहेगा, ये इसका चिन्ह ऋण का ऋण ही रहेगा,
11/6 धन ले रहे हैं, धन चिन्ह ये वाली चिन्ह 1/6। चलिए हर बराबर है तो ये हर लघुत्तम 6 आएगा इसका। अब सीधा सीधा यहाँ पे अंश को चिन्हों के द्वारा जोड़ देते हैं, घटा देते हैं। चलिए ऋण और धन अलग अलग चिन्ह है इसलिए घट जाएगा। 11 में 1 घटाएंगे 10 आएगा, ऋण 10 आएगा, ऋण 10/6। अब इसको कटा देते हैं, 2 3 6, 2 5 10, ऋण 5/3। ये 100 का मान निकल गया। चलिए अब ऋण चिन्ह लेते हैं, 100 बराबर ऋण 11/6, ऋण 11 हो जाएगा, सॉरी ऋण 1/6। चलिए अब ये 6 हो जाएगा, हर बराबर है, अंश दोनों ऋण चिन्ह है इसलिए जुड़ जाएगा। ऋण 11 10 का 10 लिखते हैं, ऋण 1, ऋण 12/6 हो जाएगा, 6 कम 6, 6 दूनी 12, ऋण 2। 100 का मान आ गया ऋण 2। इस प्रकार हम पूर्ण वर्ग विधि में पूर्ण वर्ग विधि से हम द्विघात समीकरण को हल इस प्रकार करते हैं। चलिए दूसरे एग्जांपल देखते हैं हम। इसमें दूसरे एग्जांपल में a-b सूत्र उपयोग होगा। a ऋण b पूरे का वर्ग इक्वल टू होता है a का वर्ग ऋण 2ab धन b का वर्ग। इसमें एक का गुणांक विषम लिए हैं, इसमें एक का गुणांक को सम, यहाँ पे सम वाली उदाहरण लिया हूं ताकि आपको सम विषम और सम दोनों वाली जो एग्जांपल है वो समझ में आ जाए। यहाँ पे गुणांक 3 लिया हूं, यहाँ पे एक वाली एग्जांपल लिया हूं ताकि आपको पूरा जो है वो सवाल जो है क्लियर अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए आगे हल करते हैं। दूसरा सवाल, x का वर्ग ऋण 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। सबसे पहले अंतिम पद, पहला स्टेप है अंतिम पद को पक्षांतर करेंगे। चलिए करते हैं, x का वर्ग ऋण 4x इक्वल टू -3। ये हो गया पहला स्टेप, अंतिम पद को पक्षांतर करेंगे, धन 3 का ऋण 3 हो जाएगा। दूसरा, x इसके गुणांक 1 है तो उसमें भाग करने की आवश्यकता नहीं है। अब तीसरा स्टेप में आ जाइए। अब x का जो गुणांक है वो 4 है, 4 का आधा करेंगे, 4 का आधा होता है 2 से भाग, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 आ गया यहाँ पे। अब 2 का क्या करते हैं, वर्ग करते हैं, 2 का वर्ग। अब कुछ 4 करने की जरूरत नहीं, सीधा 2 का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ दो। x का वर्ग ऋण 4x धन 2 का वर्ग बराबर ऋण 3 धन 2 का वर्ग। तीसरा स्टेप फिर समझ लीजिए। तीसरे स्टेप में क्या करते हैं, x का जो गुणांक है 4 है, यहाँ पे 4 का हम आधा करेंगे, आधा करेंगे मतलब 2 से भाग, 2 से भाग जब करेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 आएगा और 2 का वर्ग कर देंगे। 2 का वर्ग ये होगा, 2 का घात 2, दोनों पक्षों में 2 का घात 2 जोड़ देंगे, ये आ गया। अब हमको तीसरा स्टेप में 2ab के रूप में लिखना है मध्य पद को। तो x का वर्ग ऋण, और इसको 4 को हम 2 गुणित 2 लिख सकते हैं। चलिए लिख लेते हैं, 2 गुणित 2 लिखेंगे इंटू x, क्योंकि 2 हमको इसमें से निकालना है। अब इस सवाल में 11 था, विषम संख्या था, इसलिए 2 का अंश में गुणा कर दिए और हर में भाग कर दिए। अब यहाँ पे अंश हर में भाग, गुणा और भाग करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसमें सम संख्या मतलब इसमें से 2 हम निकाल सकते हैं। 2 निकल गया, प्लस 2 का वर्ग। चलिए इसको हल करते हैं, -3, 2 दूनी 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। अब इसको 2ab के रूप में व्यवस्थित कर दीजिए। x का वर्ग ऋण 2 हमको पता हो गया, यहां से तुलना करेंगे, a के स्थान पे x है और b के स्थान पे 2 है। a के स्थान पे x है, b के स्थान पे 2 है, तो इसको 2ab के फॉर्म में लिख लीजिए। 2 इसी को बस x वाले a जो है x के इक्वल है, इसलिए x वाला बीच में आ जाएगा, ये जो है यहाँ पे आ जाएगा। बस 2 इंटू x को 2 इंटू x इंटू 2 लिखेंगे 2ab के रूप में। उसके बाद प्लस 2 का वर्ग 10 का 10, ये 1 हो जाएगा। विपरीत चिन्ह है, अलग चिन्ह, इसे घटा देंगे, 4 में 3 घटाएंगे 1 आएगा। अब चलिए इस फॉर्म में आ गया, देख लीजिए, a का वर्ग ऋण 2ab प्लस b का वर्ग। तो a के स्थान पे x है, b के स्थान पे 2 है, तो ये विस्तारित रूप है। हम इसके स्थान पे, इसके इक्वल a होता है, तो इसके स्थान पे हम क्या लिखेंगे, इसके स्थान पे x माइनस b, b 2 है यहाँ पे, ये 2 होगा, x माइनस 2 पूरे का वर्ग इक्वल टू 1। चलिए अब आसानी से वह पूर्ण वर्ग बन गया।
अब x से माइनस 2 वर्ग को पसंद करो, धन ऋण वर्गमूल 1 हो जाएगा। x से माइनस 2 धन ऋण 1 का वर्गमूल 1 होता है। फिर एक बार धन चिन्ह ले लेते हैं, एक बार ऋण चिन्ह ले लेते हैं। धन चिन्ह लेने पर, ऋण चिन्ह लेने पर x माइनस 2 इक्वल टू प्लस 1 लेंगे, प्लस 1 लिखते हैं। अब छांटा करेंगे, ऋण 2 का धन 2 हो जाएगा, x इक्वल टू 3 आ जाएगा। चलिए आगे, x माइनस 2 इक्वल टू, अब यहाँ पे ऋण चिन्ह लेंगे, ये ऋण 1 हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस 1, ये ऋण 2 का धन 2 हो जाएगा। अब छांटा करेंगे, चिन्ह बदल देंगे। उसके बाद चिन्ह अलग अलग है, ऋण और धन है, घटाएंगे, 2 में 1 घटाएंगे, 1 प्राप्त होगा। बड़ी संख्या 2 है, 2 में धन, इसलिए धन हो जाएगा। तो x का वैल्यू यहाँ पे 3 प्राप्त हुआ और x का वैल्यू जो है दूसरा मान x का 1 प्राप्त हुआ। इस प्रकार हम पूर्ण वर्ग विधि से द्विघात समीकरण को हल इस प्रकार किया जाता है। आगे क्लास में सूत्र विधि से वर्ग समीकरण का द्विघात समीकरण को किस प्रकार हल किया जाता है उसको मैं बताऊंगा। आज के वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज आप लोग शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट